नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड जीके। दोस्तों, यहाँ हम विधि विषय से संबंधित पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रश्न पत्रों को हल करते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का 2022 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, तो मैं कहूँगा कि इसको सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी हम काफ़ी प्रश्न पत्र जो है डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। एंड अगर आपको एंड में वीडियो अच्छा लगे, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप जो है सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स देखिए हर वीडियो के नीचे शेयर, लाइक और सुपर थैंक्स होता है। तो सुपर थैंक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अमाउंट जो है दान कर सकते हैं। कम से कम 20 रुपये से शुरू होता है और जितना आपकी इच्छा है उतना आप दान कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। देखिए, प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से आता है। देखिए, यहाँ लिखा होता है परीक्षा का वर्ष, यहाँ अनुक्रमांक लिखा होगा, शब्दों में लिखना है, यहाँ साइन कर देंगे। और ये श्रृंखला ए की प्रश्न पुस्तिका है। यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान के 50 और विधि के हैं 150 प्रश्न, एक चौथाई दंड है। तो चलिए पहले करते हैं भाग 1 सामान्य ज्ञान। प्रश्न 1 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है। मतलब यहाँ आयरिश संविधान से, या तो लिखते आयरिश के संविधान नहीं होना चाहिए था, या फिर लिखते आयरलैंड के संविधान से। तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के नाम से भी जानते हैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट कौन सा है ये? भाग है ये 4, भाग 4 में बताए गए हैं ये। और ये है अनुच्छेद 36 से और 51 तक। अगला प्रश्न है 2, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 3, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति HJ कानिया, बी इसका उत्तर रहेगा। अभी कौन है? अभी हैं 50वें धनंजय वाई चंद्रचूड़। ओके। अगला है 4, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 5, अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द एम्बार्गो किस मूल का है? यह है स्पेनिश मूल का, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 6, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सृजन किसने किया? तो किया था जेरेमी बेंथन ने, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 7, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे GV मावलांकर, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 8, हाल ही में किस राज्य ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? वो था असम राज्य ने, ए इसका उत्तर था। अगला है 9, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वो आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 10, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन जो बोलते हैं, वो है MC मेहता बनाम कमलनाथ, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 11, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? तो वो है अनुच्छेद 48A, बी इसका उत्तर रहेगा। 45 क्या है? 45 है प्रारंभिक शैव व्यवस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। और 40 में क्या है? अनुच्छेद 40, वो है ग्राम पंचायतों का संगठन। 50 क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला है 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो ये बताया गया था अनुच्छेद 393 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 13, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? अगला है 14, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 9 वर्ष का। और कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है अनुच्छेद 13 किसका? स्टैट्यूट ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
अगला है 16, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? मानवाधिकार परिषद के द्वारा। 20 का उत्तर है। अगला 17, अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। 23 का उत्तर रहेगा। अगला है 18, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 19, संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? वो है अनुच्छेद 367। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 20, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? ये कहा है हॉलैंड ने। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 21, वर्ष 2020 में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलय हुआ? तो हुआ था दमन व दीव का दादर नगर हवेली में। 23 का उत्तर रहेगा। अगला है 22, अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? जम्मू कश्मीर को। 20 का उत्तर रहेगा। अब ये संघ शासित प्रदेश है। अगला 23, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? असम के पास है। अरुणाचल का जो है वो भी असम में है। गोवा का किसके पास है? महाराष्ट्र। मुंबई हाई कोर्ट। और मिजोरम का भी जो है असम में है। अगला है 24, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 25, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अभी है 25। 30 का उत्तर रहेगा। अगला 26, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? 2014 में। 23 का उत्तर रहेगा। अगला 27, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचित में मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? वो थी 61वें संशोधन से। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 28, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो चुना गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 29, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपलब्ध करती है किसको? पंचायती राज्य को। 30 का उत्तर रहेगा। अगला है 30, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 31, यूरोपियन संघ के देशों की कुल संख्या कितनी है? अभी है 27। पहले देखिए 28 थी, फिर जो है ब्रिटेन एग्जिट कर गया, मतलब जो ब्रेक्सिट का जो चल रहा था, तो उससे अब फिर से कितनी हो गई है? 27। अगला है 32, सैरोगेसी अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई कब? 25 दिसंबर 2021 में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 33, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी? वो थी न्यूरमबर्ग विचारण। 23 का उत्तर रहेगा। अगला है 34, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये था मोहम्मद सुलीमुल्लाह बनाम भारत संघ। सी इसका उत्तर था। ये रोहिंग्या मुस्लिमों को नागरिकता दिलवाने के लिए था। अगला है 35, 2021 में भारत की उषा राव मुनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया? UNDP। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 36, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत प्रतिनिधित्व किया? वो थे अधिवक्ता हरीश साल्वे। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 37, सैरोगेसी अधिनियम की किस धारा में वाणिज्य सैरोगेसी शब्द परिभाषित है? तो वो है धारा 2G में। 23 का उत्तर रहेगा। अगला है 38, भारत कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? तो देखिए अभी हैं 28 और 8। पहले 29 7 थे, तो जम्मू कश्मीर जो है संघ राज्य बन गया, तो 8 हो गए और इसमें से घट गया, 28 हैं अभी। अगला है 39, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1954 से। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 40, निम्नलिखित में से कौन ड्यूलिज्म थ्योरी का प्रवर्तक नहीं है?
तो डुगोइट नहीं है, डी इसका उत्तर रहेगा। ट्राइपल, अंजेलोटी और ओपेनहाइम है। अगला 41, संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्याशित विधान पर निर्णित किया था? तो वो था री दिल्ली लॉज अधिनियम। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 42, निम्नलिखित में से यूएन चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 27, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 43, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम आईएफसी में सम्मिलित होते हैं कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नर है, डायरेक्टर है और अध्यक्ष और कर्मचारी हैं, ये सभी। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। अगला है 44, उत्तराखंड दिवस या राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 45, बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा जो है 49 से 74 बढ़ा दी गई है। तो सी इसका उत्तर था। आज के इसमें तो ये संबंधित नहीं है, पर फिर भी आप लोग जो है करंट अफेयर्स देखते रहें। अगला है 46, भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में? वो है 224 कै में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 47, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के किस तिथि से प्रभावी है? 31 जुलाई से। ए इसका उत्तर रहेगा। देखिए पास तो हुआ है 31 जुलाई को, पर जो है पहले ऑर्डिनेंस आया था। प्रेसिडेंट ने पहले ऑर्डिनेंस जो है वो घोषित किया था, तो वो 19 सितंबर 2018 को किया था। तो वहाँ से बैक डेट से पिछली तारीख से लागू किया गया है, उसी तारीख से। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 48, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 49, जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों द्वारा अभी निर्धारित किया गया? उसमें थे 9 न्यायाधीश। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 50, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के खंड क को शामिल किया गया? तो वो किया गया था 86वें संशोधन द्वारा। 2002 का संशोधन था ये, जो ये 2010 से लागू हुआ था। देखिए शुरुआत में जो है ये कितने खंड थे? 10। 11वां खंड जो के है जो ये शामिल किया गया। और 51 कौन सी संशोधन से शामिल किया गया था? 51A वो 42वें संशोधन से। अब है भाग 2 विधि। प्रश्न 51 है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक अप्राप्त व्यय का विवाह वैध है। ए इसका उत्तर रहेगा। अब आप पूछेंगे कि वैध कैसे है? देखिए वैध है बट दंडनीय है। यहाँ वो नहीं लिखा हुआ, दंडनीय है। विवाह तो वैध रहेगा पर दंड मिलेगा उसके लिए, धारा 18 के अंतर्गत। अगला है 52, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध है? धर्म परिवर्तन कोड, अभियतजन या पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध? इसका उत्तर रहेगा डी। अगला है 53, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है तो सभी विधवाएं संयुक्त रूप से वर्ग 1 में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। यही लिखा हुआ है। ए इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? ये लिखा हुआ है धारा 10 में। अगला है 54, हिंदू विवाह अधिनियम किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के पंजीकरण का उपबंध है? धारा है 8। 20 का उत्तर रहेगा। धारा 10 में क्या है? न्यायिक पृथक्करण। और 11 में क्या है? शून्य विवाह। अगला है 55, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है? वो है धारा 29(2). डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 56,
हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ि के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए 15 वर्ष। सी इसका उत्तर है। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसी अधिनियम की धारा 10 में। अगला 57, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क विवाहिता लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन है? तो वो है पति। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? धारा 6 में। अगला है 58, हिंदू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है? तलाकशुदा पत्नी मिल जाएगा, न्यायिक रूप से पृथक पत्नी ये हो जाएगा, इसको मिल जाएगा। एक पत्नी जो हिंदू नहीं रही, तो हिंदू नहीं रही तो उसको नहीं मिलेगा फिर। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 59, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि पुत्रियां जीवन पर्यंत हैं, न कि 2005 के बाद से? तो यह था विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। भी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 61, धर्मजता की स्थिति हिंदू विवाह में मान्य है? वैध विवाह के बच्चे या फिर शून्य विवाह के शून्य करणीय के सभी के? डी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी धारा है? 16, हिंदू विवाह अधिनियम। अगला है 61, हिंदू अप्रवृत्ता और संरक्षता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कौन एक हिंदू अप्राप्तव्यता की संपत्ति का व्ययन करने के लिए अभिकृत नहीं है? वो है वस्तुतः संरक्षक, जिसको बोलते हैं डिफैक्टो गार्जियन। ए इसका उत्तर रहेगा। धारा बताई दी है यहाँ पे। अगला है 62, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का अर्थ है केवल पिता माता विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह ना कर ले। ये सभी हैं। डी इसका उत्तर रहेगा। धारा बता दी 21। अगला है 63, दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का संबंध है दत्तक से। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 64, हिंदू विवाह में रसल बनाम रसल का वाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? वो है क्रूरता से। क्रूरता की परिभाषा दी गई थी रसल बनाम रसल में। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 65, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपबंध करती है कि कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित होंगी? वो है धारा 22। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 66, सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है किसको? मुता अस्थायी विवाह को। वो किस में है? वो शिया विधि में है। अगला है 67, 4 पत्नियों के रहते हुए एक मुस्लिम 5वीं शादी कर ली। यह 5वां विवाह क्या है? देखिए, जो सुन्नी है, अगर सुन्नी में ये विवाह अनियमित है और शिया है तो उसमें जो ये शून्य है, तो इसमें ये बताया नहीं गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था प्रश्नों से। अगला है 68, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। स्वयं नहीं होगा। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 69, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वैध हिबा दान के लिए आवश्यक नहीं है? दान देने की घोषणा करना, वो है स्वीकृति भी चाहिए और संपत्ति पर कब्जा भी होना चाहिए। दान संबंधित लिखित दस्तावेज, तो लिखित में कोई ज़रूरी नहीं है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 70, एक मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम के साथ विधि मान्य विवाह कर सकती है इसके अधीन, तो वो विवाह होगा विशेष विवाह अधिनियम में, मुस्लिम विवाह के अनुसार नहीं हो सकता। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 71, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह विच्छेद का प्रकार नहीं है? हसन तलाक है, तलाकुल बिद्दत है, इद्दत नहीं है। इद्दत क्या है? इद्दत तो एक प्रक्रिया है। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 72, मुस्लिम विधि में किस स्कूल में मुता विवाह मान्य है? वो है इतना अशरिया स्कूल शिया विधि का। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 73, एक या एक से अधिक पुत्र की पुत्रियां और बिना पुत्र के मर जाता है तो उसके पिता का मुस्लिम उत्तराधिकार के अंतर्गत भाग होगा कितना? वो रहेगा 1/6 व शेष। 20 का उत्तर रहेगा।
अगला है 74, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वक्फ का वैध उद्देश्य नहीं है? अली मुर्तज़ा का जन्मदिन मनाना, ईदगाह के लिए ये करना, धन अनुदान करना, फ़कीरों को धन का भुगतान, एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया। पूर्ण अजनबी को नहीं करेंगे, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 75, माता व विधवा का सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत अधिकतम भाग हो सकता है 1/3 और 1/4। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 76, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अव्यवस्क की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? होता है पिता। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 77, इद्दत की अवधि के दौरान मुस्लिम महिला का विवाह होना क्या है? देखिए फिर से वही, ये सुन्नी है तो अनियमित है और शिया है तो शून्य है, तो इसको भी जो है हटा दिया गया था। अगला है 78, मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर सहमति से तलाक चाहते हैं यह कहलाता है मुबारत। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 79, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मुख्तियारनामा के संदर्भ में उपधारणा को बताती है? वो है धारा 85। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 80, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो 167 धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 81, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? न्यायालय है, संस्कृति ये नहीं है, साक्ष्य है, दस्तावेज है। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक ही समय व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है रेस जेस्टे। सी इसका उत्तर रहेगा, धारा 6 से संबंधित है ये। अगला 83, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्मृति ताजा करने से संबंधित है? वो है धारा 159। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 84, सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वो पूछ सकते हैं आप प्रति परीक्षा में। 20 का उत्तर रहेगा, धारा 143 में लिखा हुआ है ये। सूचक प्रश्न की परिभाषा कहाँ है? 141 में। किसके? साक्ष्य अधिनियम के। अगला है 85, कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में दी गई सूचनाएं प्रकट करने से संरक्षित करती हैं? तो वो है धारा 122। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 86, ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट की है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? स्वयं ए पर। सी इसका उत्तर रहेगा, धारा कौन सी? 106। और इसमें इतालिया मैगजीम आती है कौन सी? रेस इप्सा लोकिटोर। अगला 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है? तो मौखिक है, अनुश्रुत साक्ष्य, प्राथमिक और विशेषज्ञ। तो वो है अनुश्रुत साक्ष्य। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 88, पलविंदर बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? संस्कृति से, मतलब कन्फेशन से। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 89, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है? वो है धारा 11। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 90, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पक्षधरोही साक्ष्य 154 में ही है, साक्षी की विश्वसनीयता का अधिक्षेप ये 55 में ही है, वैतरिक संसूचनाएं ये है धारा 126 में। स्मरण को ताज़ा करना, देखिए अभी बताया ही था ऊपर, तो इसमें गलत कौन सा होगा? सुमेलित नहीं है, वो है सी। इसका उत्तर रहेगा। अगला है 91, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, शपथ पत्रों पर नहीं होता, मध्यस्थ कार्रवाइयों में नहीं होता, न्यायिक कार्रवाइयों में होता है सिर्फ। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 92, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा मौखिक साक्ष्य। इसका उत्तर है, कौन सी धारा में लिखा गया है ये? 119 में। अगला है 93, किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया था? तो वो था देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 20 सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 94, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बलात्
के लिए कतिपय अभियोग में सम्मति न होने की उपधारणा किस धारा में प्रावधानित है? वो है धारा 114 कै। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कब आई थी? 1983 में। अगला है 95, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 का संबंध है कौन साक्ष्य दे सकेगा से? बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 96, रणतीश शाह बनाम सोमा शाह एवं अन्य FIR इतना इतना वाद संबंधित है किससे? DNA परीक्षण से। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 97, ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारण होते समय एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस वाद में क्या बी का परीक्षण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बी की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ। सी इसका उत्तर रहेगा। वो भी किसकी अनुमति से? तो बी के ऊपर जो भी कनिष्ठ अधिकारी होंगे उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला 98, एक मुवक्किल ए अटॉर्नी बी से कहता है कि मैंने कूट रचना की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। तो यह प्रकटन से संरक्षित है। डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? धारा है 126। अगला है 99, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने से संबंधित है जिन्हें दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है? तो वो है धारा 131। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 100, किस तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो कोई विशिष्ट साक्ष्यों की संख्या उपेक्षित नहीं है। ए इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 134 साक्ष्य अधिनियम। अगला है 101, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? वह है धारा 165 में। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 102, दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है अंतर्गत किसके? प्रथम अनुसूची में। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 103, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास से या फिर 2 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से। तो ये सभी डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 104, दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित की परिभाषा है धारा 2 WA के अंतर्गत। बी इसका उत्तर रहेगा। देखिए इन्होंने जो ये WAVABC हैं इनको जो है हिंदी में नहीं किया। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में लिखा हुआ है धारा बैक है, धारा बक। बी इसका उत्तर है। अगला 105, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भावभंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणी अभिलिखित करने का उपबंध है? वो है धारा 280 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 106, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल उच्च न्यायालय द्वारा। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 107, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती? तो देखिए परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति की मांग करना ये जो है अनियमितता है और दूषित कर देगी कार्यवाही को, तो ये तो नहीं होगा। फिर भरण पोषण के आदेश ये भी दूषित कर देगी। धारा 94 में अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करना ये नहीं करेगा। तो सी इसका उत्तर हो गया। सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना ये भी जो है दूषित कर देगी, क्योंकि इनमें जो है कार्यवाही ठीक से करना ज़रूरी है। तो जो दूषित कर देगी वो लिखा हुआ धारा 461 में। अगला है 108, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है धारा 209 और 323 के अंतर्गत। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 109, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का अर्थ है धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अभिलिखित करना। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 110, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय 21 कै, ये 21 कै होना चाहिए, यहाँ पर 21A लिखा हुआ है
किस वर्ष में अंतःस्थापित किया गया? वो किया गया 2006 की अमेंडमेंट से। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 111, दंड प्रकृति संहिता की धारा 357 क्या होना चाहिए? ए लिखा हुआ है के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है कि वह वहां पीड़ित या उस आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी है? तो वो है 2 माह के अंदर। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 112, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धारा में से कौन सी धारा सामान्यतः जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है? वो है धारा 39। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 113, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट किसको भेजेगा? जिला मजिस्ट्रेट को। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 114, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है? वो है धारा 344। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 115, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है? तो वो है केवल 6 माह तक, और मतलब 6 माह से अनधिक। अनधिक मतलब 6 माह के आगे नहीं बढ़ा सकते। डी इसका उत्तर रहेगा। फिर है 116, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृचित व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है? वो है धारा 330। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 117, कौन सी धारा बताती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है? तो वो है धारा 381। ए इसका उत्तर रहेगा। फिर है धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया जा सकता है? देखिए 107 के अंतर्गत जो है 1 वर्ष का प्रावधान है। सी इसका उत्तर रहेगा। 106 और 110 में जो है 3 वर्ष का है। अगला 119, कौन सी धारा अपील के संक्षेपतः खारिज करने से संबंधित है? और देखिए मान लो आपको इसका उत्तर नहीं पता। देखिए 320 क्या है? यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है। फिर 381 अभी किया सत्र न्यायालय की जो शक्ति है अपील सुनने की, और अब 2 बच गए। तो 2 में से कौन सा वाला ठीक होगा? 384। डी इसका उत्तर है। फिर 120, कौन सी धारा अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? तो वो है धारा 386। 20 का उत्तर रहेगा। फिर है कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं? तो उच्च न्यायालय है, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी, सभी। डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? धारा है 6। अगला 122, किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? तो पुनर्विलोकन नहीं है। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 123, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 संबंधित है किससे? मामलों और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 124, दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है अंतर्गत कौन सी धारा में? वो है धारा 293। 20 का उत्तर रहेगा। फिर है अगला 125, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 माह की अवधि में किए गए हैं, चाहे वह एक ही व्यक्ति के बारे में हो या नहीं, इनमें से कितने अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है? तो वो है 3 के लिए। डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है ये? धारा है ये 219। भारतीय दंड संहिता शुरू हो गया है यहाँ से। तो प्रश्न है 126, ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए। ए ने क्या अपराध किया है? घोर उपहति का। ए इसका उत्तर रहेगा। धारा 320 में लिखा हुआ है ये भारतीय दंड संहिता में। अगला 127, ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, जो ऐसा करने से मना कर देता है। ए दोषी है,
हत्या का दुष्प्रेरण, पेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दुष्प्रेरण। तो सी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये दृष्टांत कै धारा 108 में भारतीय दंड संहिता। अगर 128 भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, अध्याय कौन सा है, 5A, इसका उत्तर रहेगा। अगला 129 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित नहीं करने का होता है, नहीं करने का, देखिए रात्रि गृह भेदन में हो सकता है, रिष्टि या गृह अतिचार इसमें नहीं हो पाएगा, लूट में हो सकता है, फिर चोरी जिसने युक्ति युक्त रूप से वह यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न करने का परिणाम मृत्यु होगा, तो हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा फिर, बी। धारा कौन सी है, ये धारा लगेगी 104 में। इसके लिए आप देखिए धारा 103 जहाँ पर मृत्यु कारित कर सकते हैं उसका अधिकार है प्रतिरक्षा में, और उसमें जो नहीं लिखा हुआ वो ऑब्वियसली इसका आंसर बी हो गया। अगला 130 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कब शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, मृत्यु होने का भय, ये तो है ही। व्यपहरण, अमल द्वारा हमला, ये सभी डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है, 100। अगला 131 ए भारत के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, ए ने क्या अपराध किया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का, सी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है, ये धारा है 121। अगला 132 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है, वो है धारा 82। इसमें 7 वर्ष से कम का बच्चा अगर कोई अपराध करता है वो अपराध नहीं माना जाएगा। और इसको में लीगल मैगजीन भी आती है जिसको बोलते हैं डोली इनकपैक्स। अब इसकी हिंदी नहीं हो सकती क्योंकि ये इतालिया भाषा में लिखा हुआ है। अगला 133 बलात्कार संघ की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है, धारा 228 कै में, ए लिखा कै होता है हिंदी में, तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 134 अब सम्मिलित करना बताना, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अपराध और धारा है उद्यापन 83 में है, डकैती 391 में है, लूट 390 में है, चोरी 78 में है, तो कौन सम्मिलित नहीं हुआ, सी लूट। अगला 135 भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला एक जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है, तो वह धारा 78, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 136 ए एक कुत्ते को जेड की सहमति के बिना जेड को परेशान करने के आशय से जेड पर कूदने के लिए उकसाता है, यहाँ क्या अपराध किया उसने, आपराधिक बल का प्रयोग, ए इसका उत्तर रहेगा। और ये दृष्टांत है धारा 350 में। अगला 137 ए दीवार से घिरे हुए स्थान में जेड को प्रवेश कराकर जेड को उसमें ताला लगाकर बंद कर देता है, ए दोषी है होगा किसका, सदोष प्रतिरोध का, बी इसका उत्तर रहेगा। और ये धारा कौन सी है, धारा लगेगी 340। अगला 138 ए एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है, ये कौन सा अपराध है, कौन सी धारा में, वो है धारा 330 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 139 ए अपनी पत्नी बी की मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय से बी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देता, बी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है, ए ने क्या अपराध किया है, उसने हत्या का प्रयास किया है, डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगेगी, 307। अगला है 140 भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध दंडनीय है, अंतर्गत 379 में, बी इसका उत्तर रहेगा। परिभाषा है 378 में। अगला 141 के अंतर्गत पीछा करने का अपराध के रूप में जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा, और धारा कौन सी लगी थी, 354 घ। अगला है 142 निम्नलिखित में से कौन घोर उपहति
की श्रेणी में नहीं आता। किसी की हड्डी तोड़ना हो जाएगा, नपुंसक बनाना हो जाएगा। अस्थायी रूप से किसी आंख की दृष्टि विच्छेद, देखिए अस्थायी है, स्थायी नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर भी कम से कम 20 दिनों के तक गंभीर शारीरिक कष्ट हुआ तो ये भी घोर उपहति है। सी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी लगेगी? 320। अगला 143, किस धारा में आत्महत्या दुष्प्रेरण परिभाषित है? वो धारा 306 में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 144 की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है कम से कम 7 वर्ष की अवधि और आजीवन कारावास भी हो सकता है। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 145, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किससे? देखिए बलवा कहाँ पर? 146 में, दंगा 159 में, दुष्प्रेरण 107, अपराध का प्रयत्न 511। तो क्या बन गया? देखिए डी का जो है 1 होगा और ए का जो है 2 होगा। तो ए का 2 और डी का 1 में ही है। सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 146, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित है। धारा 120 कै में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 147, ए बी को उकसाता है कि वह जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसाए। बी तदनुसार सी को जेड की हत्या के लिए उकसाता है और तत्पश्चात सी ऐसे उकसाने पर अपराध करता है। कौन हत्या का अपराध के लिए दोषी है? सभी। ए बी सी डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है ये? धारा 108 में व्याख्या 4 में दृष्टांत है ये। अगला 148, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? कपट पूर्वक ये तो है, बेईमानी पूर्वक ये नहीं है, सद्भाव के बिना विद्वेषपूर्ण ये भी है। तो बेईमानी पूर्वक लिखा नहीं हुआ तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला 149 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है? 5 प्रकार के हैं, पहले 6 थे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया था। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 150 150 की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार की सजा उपबंधित है। कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 151, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? वो था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 152, बी को जो एक लोक सेवक है ए रिश्वत की प्रस्थापना करता है, बी उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकारता है। ए भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है अंतर्गत कौन सी धारा में? धारा 116 में। 20 का उत्तर रहेगा। और ये धारा 116 का दृष्टांत है। अगला 153, भारतीय दंड संहिता में अभित्याजक संश्रय देना उपबंधित है अंतर्गत किस धारा के? और धारा 136। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 154, ए एक बक्से में जो जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वो उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में जेड चोरी के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए। ए ने अपराध किया है मिथ्या साक्ष्य गणना। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये दृष्टांत है धारा 192 का। अगला 155, भारतीय दंड संहिता में उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो उपबंधित है अंतर्गत धारा 269 में। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 156, भारतीय दंड संहिता में जीवन परिभाषित है अंतर्गत धारा 45 में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 157, भारतीय दंड संहिता की धारा 41 किसकी परिभाषा को उपबंधित करती है? वो करती है विशेष विधि को। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 158 के अंतर्गत बैंक कार का दिया गया चेक क्या है? एक अभिलेख है। और अभिलेख की परिभाषा कहाँ पर है? धारा 29 में। फिर है 159 की धारा 22 में बंद है किसका? जंगम संपत्ति का। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 160 में न्यायालय परिभाषित है धारा 20 में। सी इसका उत्तर रहेगा।
22 से देखो बता ही दिया अभी। अगला 161, ए ऐसे नगों को जिसको वह जानता कि वे हीरे नहीं है हीरो के रूप में गिरवी रखकर जेड से साक्ष्य प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए जेड को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने किया है छल। 20 का उत्तर रहेगा छल। छल की परिभाषा कहाँ पर है? 415 में। चोरी 378, दुर्विनियोग 403 और ये न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग 405। अगले 162 की धारा 489A का उपबंध है करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 163, ए जेड की जेब में हाथ डालकर जबकि जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। जेड की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल रहता है। ए दोषी है किसका? चोरी करने के प्रयत्न का, चोरी का प्रयत्न करने का। ए इसका उत्तर रहेगा। धारा लगेगी 511 और ये उसमें दृष्टांत है। अब आगे सिविल प्रक्रिया संहिता। प्रश्न है 164, सिविल प्रकरण संहिता में प्रतिनिधि वाद वर्णित है अंतर्गत आदेश 1 नियम 8। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 165, सिविल प्रकरण संहिता के अंतर्गत मुजरा करने का नियम वर्णित है आदेश 8 नियम 6। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 166, अभिवचन से तात्पर्य है वादपत्र लिखित कथन। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होगा, साक्षी का कथन नहीं होगा, तो इसका उत्तर रहेगा ए 1 और 2। अभिवचन कहाँ पर दिया गया है? आदेश 6 में। अगला है 167 के अंतर्गत एक पक्षीय आज्ञप्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी आवेदन कर सकता है आदेश 9 नियम 13 में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 168, रेस जुडिकाटा पूर्व न्याय रोकता है अपील को दायर करने से, निष्पादन करने से या वाद को जारी रखने से। ये करता है वाद को जारी रहने से। 20 का उत्तर रहेगा। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है धारा 11 में कि उस पर कोई विचारण नहीं होगा अगर यह है साबित कर दिया जाए कि पहले भी इस पर उसी वाद पर न्याय हो चुका है, तो वो उस पर दोबारा से विचारण नहीं होगा। विचारण पर रोक करता है, निष्पादन पर नहीं। वाद को दायर करने से नहीं रोकता ये, तो 20 का उत्तर है। अगला है 169, निम्नलिखित में से सिविल प्रकरण संहिता की किस धारा में न्यायाधीश परिभाषित है? न्यायाधीश है धारा 2(8) में। ए इसका उत्तर रहेगा। 2(4) में क्या है? जिला। 2(6) में क्या है? विदेशी निर्णय। और 2(12) में अंतःकालीन लाभ। अगला 170, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीली न्यायालय का कर्तव्य है? साक्ष्यों का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, पूर्णतः निर्णित करने का कर्तव्य। ये सभी 20 का उत्तर रहेगा। अगला 171 के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के परीक्षण हेतु, बंटवारा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, इन सभी के लिए। धारा है 75 और आदेश है 26। अगला 172, सिविल प्रकरण संहिता के अंतर्गत गार्निशी का अर्थ है निर्णित ऋणी का ऋणी। सी इसका उत्तर रहेगा। और ये गार्निशी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आदेश 21 की नियम 40A एंड 40B में। अगला है 173 में रिसीवर प्रापक की नियुक्ति बताई गई है आदेश 40 में। आदेश 45 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अपील। अगला 174 प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध है अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 175 निम्नलिखित में से कौन साम्य के सिद्धांत पर आधारित है? वो है विबंध। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 176 पूर्व न्याय का सिद्धांत है आदेशात्मक, निर्देशक, विवेकाधीन, ऐच्छिक। यह है आदेशात्मक। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 177 डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जाता है? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे
यह अंतरित किया गया है, सी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है धारा 38 में। अगला 178, एक डिग्री हो सकती है प्रारंभिक अंतिम दोनों, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। तो हो गया ये सभी, डी इसका उत्तर रहेगा। डिग्री की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2(2) में। अगला है 189। अगला है 179, स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिकता के अंतर्गत संपत्ति स्थित है, बी इसका उत्तर रहेगा। धारा है 16। देखिए, जो धारा 16 में जो अपवाद दिया गया है उसमें लिखा गया है कि प्रतिवादी निवास करता है या व्यापार करता है, तो उसके अलावा यहाँ पर भी कर सकते हैं। पर जो मेन इसका उत्तर रहेगा वो उत्तर रहेगा बी, क्योंकि यहाँ पर वो अपवाद के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है प्रश्न में। अगला है 180, सिविल प्रक्रिया संहिता में दुकान का बही खाता पेश करना उपबंधित है, आदेश 7 नियम 17 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 181, सिविल प्रकरण संहिता का आदेश 8 नियम 1 संबंध है किससे? लिखित कथन से, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 182, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से सम्मिलित नहीं है खड़ा काष्ठ, भूमि, भवन, मशीनरी जो स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, तो खड़ा काष्ठ नहीं होता, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 183, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा संबंधित है लंबित वाद के सिद्धांत से, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 184, प्रवृत्त हुआ था कब? 1 जुलाई 1882 में, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 185, किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत आय के संचयन का आदेश वैध है अंतरक के जीवन तक या फिर अंतरिति के जीवन तक, 20 का उत्तर रहेगा 1 और 2। और यह किस धारा में लिखा गया है? धारा है 17। अगला 186, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले दाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य है, 20 का उत्तर रहेगा। धारा 122 में बताया गया है ये। अगला 187 की धारा 137 के लागू होने से निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख को बाहर रखा गया है? केवल शेयर या विनिमय बिल? दोनों को, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 188 के अंतर्गत निहित हित है क्या? अंतरक की मृत्यु हो जाने पर विफल या फिर अंतरिति की मृत्यु हो जाने पर विफल, दोनों या दो से कोई नहीं? कोई नहीं, डी इसका उत्तर रहेगा। और निहित हित कहाँ पर दिया गया है? कौन सी धारा में लिखा गया है? लिखा गया है धारा 19 में। अगला 189, निम्नलिखित में से कौन स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है? तो भूमि में मूलित पेड़, झाड़ियाँ, घास, उगती फसलें, खड़ा काष्ठ ये नहीं होते, तो ए इसका उत्तर हो गया। धारा 3 में ही बताया गया है। अगला 190, बी को ए कोई खेत पट्टे पर शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, यह पट्टा शून्य है, सी इसका उत्तर रहेगा। और यह धारा 25 और ये उसका दृष्टांत है। अगला 191, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो वृत्तिकाएँ जो सैनिक को अनुज्ञात हो, नो ये नहीं हो सकता। भावी भरण पोषण का अधिकार नहीं हो सकता। किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सभी ये नहीं हो सकते, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 152, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के संपत्ति का सीधे अंतरण है शून्य, बी इसका उत्तर रहेगा। किसी को जो है न्यास पर देना पड़ेगा, उसके बाद वो मिलेगा उस अजन्मे बच्चे को जब वो पैदा हो जाएगा, तो बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? ये धारा है 13। अगले 193, कौन अनियोज्य दावा नहीं है? अंतःकालीन लाभ ये नहीं होता, तो ए इसका उत्तर रहेगा, बाकी ये हो सकते हैं। अगला 194, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 63 का संबंध है बंधक संपत्ति के अनुवृद्धि से, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 195, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा
दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन के विषय में बताती है, वह धारा 9 डी इसका उत्तर रहेगा। धारा 8 में क्या है? पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण। धारा 10 में क्या है? न्यायिक पृथक्करण। और 11 में क्या है? शून्य विवाह। अगला 196 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 में हिंदू की दी गई परिभाषा निम्नलिखित में से कौन हिंदू नहीं है? बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी नहीं होता। धारा 2 में भी लिखा गया है, ये 20 का उत्तर रहेगा। अगला 197 हिंदू अप्राप्त व्ययता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत एक हिंदू अप्राप्त व्यय के लिए संरक्षक नियुक्त या घोषित करते समय प्रमुख विचारण किस पर होता है? अपर्याप्त व्यय के कल्याण पर। सी इसका उत्तर रहेगा। तो वहाँ यही तो लिखा हुआ है कि अपर्याप्त व्यय का कल्याण ही प्रमुख विचारण है। अगला 198 दाएं भाग के लेखक प्रवर्तक थे? जिमुतवाहन। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 199 मिताक्षरा एक भाष्य टिप्पणी है यज्ञवल्क्य स्मृति पर। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 200 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना विवाह को प्रभावित नहीं करेगा या कर देगा, शून्यकरणीय दिए जाने का एक आधार होगा। 20 का उत्तर रहेगा। और कहाँ लिखा हुआ है? धारा 12 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्ष 2022 में आए हुए उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को पूरा हल और विचारण कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.